Hello and welcome to the analysis of SEBI and Hindenburg case. स्टूडेंट्स, आज हम समझने वाले हैं नंबर्स का खेल। पिछले 2 से 4 हफ्तों में एक अपडेट ये आया है हमारे पास दैट सबसे पहला रेस्पॉन्स आया था सेबी के द्वारा इस केस में, और दूसरा एक जॉइंट स्टेटमेंट आया है फ्रॉम द बक कपल। अभी ये बक कपल कौन है और ये कौन लोग हैं और सेबी की बात यहाँ पे क्या हो रही है, तो शायद आपने ये चीज़ देखी होगी न्यूज़ में कि हिंडनबर्ग का रिपोर्ट लास्ट ईयर आया था। और हिंडनबर्ग हिंडनबर्ग बहुत ज़्यादा चला था न्यूज़ में। और ये भी चला था न्यूज़ में दैट हिंडनबर्ग ने हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे एक रिपोर्ट निकाला था जिसमें अडानी, अंबानी और जो हमारे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं उनके बहुत सारे नाम आए थे। अब इस पूरे रिपोर्ट को लेके, पिछले साल के रिपोर्ट को लेके इस साल एक और रिपोर्ट आया था। ठीक है, आज से 2 हफ्ते पहले हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया जिसमें उन्होंने बोला दैट देयर इज अ सीरियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, क्या है सीरियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? किसका? जो हमारा सेबी है, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये हमारी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करती है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है सेबी के चेयरपर्सन का। ठीक है, जो सेबी की चेयरपर्सन है उनका एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस यहाँ पे हिंडनबर्ग के द्वारा सामने लाया गया। अब बीइंग क्यूरियस स्टूडेंट्स ऑफ यूपीएससी, और हमें ये चीज जरूरी है समझना कि ये असल में हो क्या रहा है, सेबी क्या है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट क्या है, और ये जो चेयरपर्सन है सेबी की ये क्यों न्यूज में आई है। ये सब चीजों को समझने के लिए आपको मेरे साथ अगले 15 मिनट चलना होगा। 15 मिनट में मैं आपको पूरी की पूरी कहानी बता दूंगा कि माधवी और दावल बक कौन है। उन्होंने जो स्टेटमेंट अभी दिया है, जिस स्टेटमेंट में उन्होंने बोला दैट जो सेबी है इसकी इंटीग्रिटी को वायलेट करने के लिए, इसकी इंटीग्रिटी को खत्म करने के लिए ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है सामने। ठीक है, बिकॉज सेबी की जो होल टाइम मेंबर्स होते हैं, ठीक है, सेबीज होल टाइम मेंबर्स, द सेंट्रल गवर्नमेंट ओज एक्सप्लेनेशन टू ऑल इट्स स्टेक होल्डर्स। बिकॉज अगर ऐसा हुआ कि सेबी की जो ये चीफ है माधवी बक, if she has a conflict of interest in such a case which is highlighted by the Hindenburg report, देन सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे जवाबदेही होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट इज द वन हु एक्चुअली ओज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, नाउ let's understand the case and let's understand who all are the stakeholders in this, because this is a prominent case study for economics, for your Indian economy, for your governance, और उसके साथ साथ एथिक्स एंड गवर्नेंस या प्रॉबिटी इन गवर्नेंस में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है और इस पूरे टॉपिक का विश्लेषण हमें समझना जरूरी है, तब जाके हमारे एग्जाम में हम इस चीज का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि इस चीज में ऐसा ऐसा हुआ था। और ये एग्जाम्पल हम एक क्वेश्चन में नहीं, हम ये बहुत सारे क्वेश्चंस में दे सकते हैं, रेंजिंग फ्रॉम गवर्नेंस टू एथिक्स। ठीक है, इसके साथ साथ हम फाइनेंशियल इंटीग्रिटी को लेके ऐसे में भी अपने इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द पार्टीज इन दिस कंट्रोवर्सी, सबसे पहली पार्टी है इसमें सेबी, दूसरी है हिंडनबर्ग। सेबी इज एन ऑर्गेनाइजेशन, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड को कंट्रोल करती है। हिंडनबर्ग एक एनजीओ है जो कि यूएसए बेस्ड एनजीओ है जिसने ये रिपोर्ट निकाली है। माधवी बक इज द चेयरपर्सन ऑफ सेबी। दावल बक ये उनके हस्बैंड है। इसके बाद एक ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटीज फंड है। अनिल आहूजा ये कौन है और इनका अडानी ग्रुप के साथ क्या लेना देना है? अभी जुडिशियरी ने क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है रिगार्डिंग दिस केस? इसके बाद देर आर सम मोर फंड्स लाइक इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड, ईएम रिसर्जेंट फंड, आईआईएफएल वेल्थ एंड एसेट फंड, प्लस
लास्ट में अंबुजा और एसीसी सीमेंट्स का एक्विजिशन। ये सारे केसेस समझेंगे और इन सारे केसेस के पीछे की कहानी समझेंगे कि एक्चुअल में ये सारा मामला कुल मिला के सेबी के चेयरपर्सन पे कैसे आ रहा है। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्फ्लिक्ट वेरी इजीली। द फर्स्ट इज दैट फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विच वाज रिवील्ड बाय सेबी। ठीक है, दैट इज सेबी यहां पे बोल रही है दैट यहां पे 8,72,762 का ओवर 5.6 करोड़ रुपीज। ठीक है, यहां पे एक एक्सचेंज हुआ था माधवी बक और दावल बक। माधवी एंड दावल बक जो है वो लोग क्या करते हैं, वो इतने अमाउंट का इतने अमाउंट का वो एक इन्वेस्टमेंट करते हैं। कहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं? बरमूडा में। और बरमूडा में वो क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं? क्योंकि इट्स ए टैक्स हेवन। बरमूडा में वो इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं? ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटीज फंड, जिसको GDOF सेल 90 भी बोला जाता है। ठीक है, या इस फंड का दूसरा नाम है IPE+ फंड 1। ठीक है, और ये लोग ये कैसे करते हैं? ये माधवी और दावल बक, इन्होंने बरमोडा बेस्ड एक फंड में इन्वेस्टमेंट किया 5.5 करोड़ रुपए का। ठीक है, ओवर 8,72,762 डॉलर्स। ठीक है, और उस टाइम के रेट के हिसाब से उन्होंने उस टाइम पे 5.5 करोड़ वहां पे इन्वेस्ट किए थे, बट अभी वो इट्स अराउंड 8 लाख समथिंग डॉलर्स। ठीक है, लीव इट असाइड हाउ मच वाज द अमाउंट, वी डू नॉट नीड टू रिमेंबर द अमाउंट, बट रिमेंबर दैट ये लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैसे कर रहे हैं इस फंड के अंदर। तो ये लोग क्या करते हैं कि मुंबई में एक हेडक्वार्टर है किसका? IIFL, दैट इज द IIFL वेल्थ एंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड, जिसका आज करंट नाम है द 361। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक फंड है जो वेल्थ मैनेजमेंट करती है। माधवी एंड दावल बक अपना पैसा इनको देते हैं और इनके थ्रू वो पैसा इन्वेस्ट कराते हैं GDOF सेल 90 IPE+ फंड 1 में। और ये फंड कहाँ पे लोकेटेड है? ये फंड बरमूडा में लोकेटेड है। दिस इज द फर्स्ट केस विच इज हाईलाइटेड बाय हिंडनबर्ग रिपोर्ट। सेकेंड रिपोर्ट, सेकेंड थिंग इज दैट माधवी और दावल बक जो है वो लोग एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू करते हैं 2015 में। 2015 का जो स्टेटमेंट होता है उसमें ये लोग बोलते हैं दैट जो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर्स फंड, they clarify that in 2015 माधवी और दावल बक का जॉइंट स्टेटमेंट आता है, वो जो कंफर्म करता है कि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो उन्होंने, जो एक इन्वेस्टमेंट ऑफिसर होते हैं चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर अनिल आहूजा, जो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर उस टाइम के होते हैं उनके थ्रू की है। और अनिल आहूजा दावल के चाइल्डहुड फ्रेंड है। ठीक है, इसके बाद वो एक्स एम्प्लॉय भी रह चुके होते हैं सिटी बैंक के, JP मॉर्गन के, 3i ग्रुप PLC के, और उन्होंने बहुत लंबा एक करियर अपना एस्टैब्लिश किया होता है इन्वेस्टिंग में। इस स्टेटमेंट में ये भी बोला जाता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट की है ये अनिल आहूजा ने की है, बट 2018 में जब ये इन्वेस्टमेंट वापस निकालने की बात आती है इस फंड से, तो उस टाइम पे रिडेम्पशन का जो एप्लीकेशन है वो माधवी बक खुद करती है, और माधवी बक रिडेम्पशन रिक्वेस्ट भेजती है GDOF को ऑन बिहाफ ऑफ दावल बक। फरवरी 25 2018 को ये होता है, और वो उस टाइम पे ऑलरेडी होल टाइम मेंबर होती है सेबी की। ठीक है, 2018 में ऐसा होता है
क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट सेबी में एज चेयरपर्सन अप्रैल 2017 में ही हो गया था। देयरफॉर यहाँ पे दो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। पहला ये कि माधवी बक ने जो इन्वेस्टमेंट ऑफशोर किया था, वो जो अनिल आहूजा ने उस टाइम पे किया था, जो आज के अडानी ग्रुप के डायरेक्टर हैं, ठीक है, क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पता था? क्योंकि अगर ये पता था तो उसके बाद भी अगर माधवी बक को अपॉइंट किया गया है तो देन दिस रेजेस क्वेश्चंस ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकंड, अगर उनका शेयर होल्डिंग ऑफशोर फंड्स में है, देन उनका जो अपॉइंटमेंट 2017 से लेके उसके बाद तक का है, उन्होंने जो रिडम्पशन रिक्वेस्ट डाला है, क्या वो सेबी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया है या नहीं? तो यहां तक तो बक कपल का स्टोरी समझ में आ गया कि जो ये माधवी बक है और जो उनका पति है, उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। माधवी बक का समझ आ गया, दावल बक का समझ लेते हैं। डीबी, जो कि इनके हस्बैंड है, डीबी क्या काम करते हैं? वो इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कंसल्टेंसी ग्रुप स्टार्ट करते हैं, और वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं या इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं किनको? बड़ी बड़ी कंपनीज को। ठीक है, अब समझ में ये नहीं आता यहाँ पे कि एक कपल जिसका वाइफ, एक कपल जिसमें वाइफ जो है वो सेबी की चेयरपर्सन है, और जिसके हस्बैंड बड़ी कंपनीज को सजेस्ट करते हैं कि आप कहां पे एक्विजिशन करो और कहां पे बेचो, शेयर्स के साथ क्या करो और क्या ना करो। दिस इज समथिंग विच रेजेस क्वेश्चंस कि क्या यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग हो सकती है या नहीं हो सकती, क्या यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, दीज आर जस्ट क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड, बट हम ये क्वेश्चंस को कब आंसर करेंगे? ये हम बाद में आंसर करेंगे जब हम इस पूरी कहानी को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, अभी समझते हैं पहले कि इस पूरे एंगल में, एक तो उन्होंने बरमुडा में ट्राई इन्वेस्टमेंट किया। कहां से किया? मुंबई बेस्ड जो एनजीओ था, ये जो इन्वेस्टमेंट फर्म थी, वहां से किया। और बीच में जो यहाँ पे मीडिएटर थे जिनके थ्रू उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, वो अनिल आहूजा था। तो ये सबसे पहली ट्रांजैक्शन थी बक कपल की। सेकंड, उन्होंने एक और ट्रांजैक्शन किया जो कि रिलेटेड है अडानी ग्रुप से। ये वाला ट्रांजैक्शन जो है, हिंडनबर्ग यहां पे हाईलाइट करता है दैट अडानी ग्रुप से भी इन्वेस्टिगेशन इनटू द अडानी ग्रुप कंपनीज एज वेल एज, जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी जनवरी 3, 2024 को रूलिंग दी थी दैट ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये सेबी के थ्रू ही होनी चाहिए। क्योंकि अडानी ग्रुप का जो रिपोर्ट था, जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने हाईलाइट किया दैट अडानी ग्रुप जो है वो स्टॉक्स के साथ, अपने स्टॉक्स के साथ जो है टैंपरिंग कर रहा है और अपने स्टॉक्स को थ्रू मैल प्रैक्टिसेस प्रमोट कर रहे हैं। अब इस रिपोर्ट के चलते अडानी ग्रुप पे इन्वेस्टिगेशन होने वाला था, वो इन्वेस्टिगेशन सेबी को ही दे दिया गया। बट जबकि आपने अभी तक देखा दैट अडानी ग्रुप के जो डायरेक्टर है अनिल आहूजा, ठीक है, वो ऑलरेडी रिलेटेड है किसके साथ? सेबी के साथ। और अब समझ में ये नहीं आ रहा दैट वेदर सेबी, अनिल आहूजा एंड अडानी ग्रुप, आर दे इन द सेम लाइन और विल सेबी इन्वेस्टिगेटेड प्रॉपरली और नॉट? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जब तक सेबी है तब तक इन्वेस्टिगेशन चलेगा। Now understanding, while the ruling while ruling that the investigation into the Adani Group companies will not warrant a transfer from SEBI to some special investigation team or CBI, सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट जो थ्रेश होल्ड होता है टू ट्रांसफर अ केस फ्रॉम सेबी टू सम अदर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी लाइक सीबीआई या किसी और को हम ये केस दे देते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए, वो थ्रेशोल्ड जो है अभी तक फुलफिल नहीं किया जाता है इस केस के द्वारा। बट हम क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने बोला एक अपॉइंट कर सकते हैं एक एक्सपर्ट कमेटी को, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट वी विल अपॉइंट अ एक्सपर्ट कमेटी। ठीक है, विच विल इलॉबरेट इट्स रिपोर्ट ऑन हाउ सेबीज एफपीआई रेगुलेशंस फ्रॉम 2014, 2014 से लेके 2018-19 तक कितना ऐसा बार कितना हुआ है कि सेबी ने अपनी एफपीआई रेगुलेशंस को
टैम्पर किया है या चेंज किया है, ठीक है, या उनको अमेंड किया है just to benefit or just to conceal the ultimate beneficial owner of its offshore funds। ठीक है, क्या ऐसा हुआ है कि सेबी ने अपनी रेगुलेशंस को चेंज किया है तब से लेके आज तक? देन अब समझने वाली बात यह है कि ये जो एक्सपर्ट कमेटी यहाँ पे बनाई गई है, ये एक्सपर्ट कमेटी ये डेमोन्स्ट्रेट करेगी दैट जितनी भी ये रेगुलेटरी अमेंडमेंट्स हुई हैं आज तक, उनकी वजह से it has made it difficult to establish that who is the ultimate beneficial owner of around 13 offshore funds। जो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आपको फंड्स के बारे में बताया था, कितने फंड्स थे यहाँ पे? ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटीज फंड, इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड, ईएम रिसर्जेंट फंड, ऐसे ही बहुत सारे फंड्स है यहाँ पे। 13 फंड्स कुल मिला के ऑफशोर फंड्स है। सेबी के रेगुलेशंस को इतना अमेंड किया गया है कि ये पता लगाना कि अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है इन 13 ऑफशोर फंड्स का, ये पता लगाना मुश्किल है। ये किसने बोला है? एक्सपर्ट कमेटी ने। एंड दिस वाज सस्पेक्टेड बाय सेबी फॉर बीइंग द फ्रंट्स ऑफ अडानी प्रमोटर ग्रुप, कि ये जो ऑफशोर फंड्स है ये कहीं ना कहीं पे अडानी ग्रुप को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। और जो ये फंड्स सेबी के इन्वेस्टिगेशन के अंदर है, इन 13 ऑफशोर फंड्स में से, इसी में हमारे पास सेबी जो इन्वेस्टिगेट कर रही है, इसमें एक आता है इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड, दूसरा आता है ईएम रिसर्जेंट फंड, ठीक है, विच आर बोथ मैनेज्ड बाय आईआईएफएल वेल्थ एंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड। इन दोनों को मैनेज कौन कर रहा है? 361, या जिसका दूसरा नाम हमने अभी अभी देखा था, आईआईएफएल वेल्थ एंड मैनेजमेंट लिमिटेड। ये एक कंपनी है या ये ऑफशोर ट्रेडिंग करती है, ये मैनेज कर रही है इन दो फंड्स को। समझो इस चीज को, ये कंपनी हमने इससे पहले भी पढ़ी है, ये वही कंपनी है जहां से बक कपल ने इन्वेस्टमेंट किया था, कहां पे? जीडीओएफ में, ठीक है। तो ये अभी सर्कल बन रहा है वापस। ये जो माधवी एंड दावल बक है, ये लोग इन्वेस्ट कर रहे थे कहां पे? आईआईएफएल के थ्रू। किसमें? जीडीओएफ में। और जीडीओएफ कहां पे है? बरमुडा में। तो ये तो एक फंड हो गया यहाँ पे। यही ऑर्गेनाइजेशन या यही म्यूचुअल फंड वेल्थ मैनेजर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और यही दो फंड्स चला रहा है जो मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं, इमर्जिंग इंडिया फंड एंड ईएम रिसर्जेंट फंड, ठीक है। और ये चीज भी रिवील हुई है अभी एक रिपोर्ट में, जिसका नाम था ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, ठीक है, OCCR। यहां तक समझ में आ गया? अगर यहाँ पे एक्सपर्ट कमेटी को यह बताया जाता कि माधवी बक ने जो इन्वेस्टमेंट इससे पहले किया हुआ है 361 के थ्रू, विच वाज आल्सो मैनेज्ड बाय द डायरेक्टर ऑफ अडानी एंटरप्राइजेस उस टाइम पे, इवन आफ्टर ज्वाइनिंग सेबी एज अ होल टाइम मेंबर, क्या ये चीज सेबी को, ये एक्सपर्ट कमेटी को बताई गई है या नहीं बताई गई है, ये भी देखना जरूरी है। देयरफॉर देयर इज एन एविडेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो यहाँ पे हिंडनबर्ग रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मोर ओवर सेबी हैड अप्रूव्ड द एक्विजिशन ऑफ अंबुजा सीमेंट्स। हुआ क्या था? 11 अगस्त 2022 को, ये वाली चीज हम बाद में डिलीट करेंगे, दोबारा से लिखेंगे, 11 अगस्त 2022 को अडानी ग्रुप के एक चेयरमैन सेबी के हेडक्वार्टर्स जाते हैं। सेबी के हेडक्वार्टर्स जाने के बाद डिस्कशन होता है वहां पे फॉर द ओपन ऑफर एप्लीकेशन ऑफ अंबुजा सीमेंट्स, ठीक है, एंड एसीसी। अंबुजा सीमेंट्स का यहाँ पे डिस्कशन होता है, और इसके बाद सेकंड मीटिंग होती है 3 अक्टूबर को ऑन एन अनस्पेसिफाइड एजेंडा, 3 अक्टूबर को, ठीक है। एंड ये पता चलता है दैट 23 ऑफ द अगस्त दैट अडानी ग्रुप ने एक्वायर कर लिया
acquirer of the controlling states in these cement companies was a Mauritius based company whose ultimate beneficial owner is विनोद अडानी। ठीक है, समझो इस चीज को। सेबी में मीटिंग होती है, किसकी मीटिंग होती है? अडानी ग्रुप के चेयरमैन की। 11 अगस्त को एक मीटिंग होती है और दूसरी मीटिंग होती है 3 अक्टूबर को। ठीक है, 3 अक्टूबर को दूसरी मीटिंग होती है। 11 अगस्त वाली मीटिंग का एजेंडा पता होता है कि शायद ये अंबुजा सीमेंट्स के एक्विजिशन के ऊपर हो रही है, और 23 अगस्त को ये पता चलता है, 23rd ऑफ द अगस्त, ये पता चलता है दैट एक मॉरिशस में कंपनी है। ठीक है, एक मॉरिशस में एक कंपनी है, मान लो ये कंपनी है एबीसी। ठीक है, इस कंपनी ने अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी सीमेंट्स के शेयर्स को एक्वायर कर लिया, खरीद लिया। ठीक है, बट ये जो ये कंपनी एसीसी है, इसका जो अल्टीमेट ओनर है, ठीक है, हु इज विनोद अडानी। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ट्रांजैक्शन या ये जो मीटिंग यहां पे हुई थी, उसका कहीं ना कहीं लिंकेज मॉरिशस के साथ है, इस कंपनी के साथ है, और ये कंपनी शायद कहीं ना कहीं पे अडानी ग्रुप से लिंक्ड है। ठीक, यहां तक दिस वाज थर्ड ट्रांजैक्शन। क्लियर यहां तक? अब यहाँ पे समझने वाली बात है जो यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स में, दैट दिस ऑब्फस्केशन बाय द अडानी ग्रुप was enabled by successive amendments to the SEBI listing obligation and disclosure requirement regulations, LODR regulations, जो 2015 से लेके 2018 तक, LODR regulations 2015 से लेके 2018 तक अमेंड की गई है थ्रू सेबी। इन अमेंडमेंट्स की वजह से हमें दो चीजें नहीं पता चल रही है, दैट रिलेटेड पार्टी एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ये दो चीजें हैं। ठीक है, और इन दोनों चीजों को रीडिफाइन कर दिया गया है अंडर दीज रेगुलेशंस। ठीक है, व्हाइल द एक्सपर्ट कमिटी हैज हाईलाइटेड दिस थिंग कि यहां पे एलओडीआर का जो अमेंडमेंट हुआ है उसकी वजह से रेगुलेटरी डाइल्यूशंस हुए हैं, और उसी चीज के चलते अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी का एक्विजिशन हुआ है। बट ये एक्विजिशन आज तक इस पे इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ था। ठीक, तो ये भी एक और चीज, ये भी एक और कहानी हमें यहाँ पे पता चली कि अंबुजा सीमेंट्स का केस यहाँ पे कैसे बना। सेबी का स्टेटमेंट 11 अगस्त को आता है एंड ये बोलते हैं कि इसकी जो अभी 11 अगस्त 2024 का ये स्टेटमेंट है दैट अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है हमारी अडानी ग्रुप को लेके और हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेके, तो वो इट इज क्लोज टू कंप्लीशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अभी ये पूरी की पूरी रिपोर्ट कंप्लीट होने वाली है। क्लियर यहां तक? सम अदर कॉन्फ्लिक्ट्स आर देयर विच आर रेलिवेंट टू दिस केस ओनली। जैसे सबसे पहला कॉन्फ्लिक्ट ये है दैट हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने एक चीज हाईलाइट की है, दैट सेबी के जो चेयरपर्सन है, सेबी की जो चेयरपर्सन है माधवी बग, उनके शेयर्स है, शी हैज शेयर्स एंड शी हैज शेयर होल्डिंग इन टू कंपनीज, दो कंपनीज में। एक कंपनी का नाम है इंडिया, जो इंडिया में लोकेटेड है, इंडिया बेस्ड, जिसका नाम है अगोरा इंडस्ट्री और अगोरा एडवाइजरी। ये माधवी बग के यहां पे शेयर्स है। दूसरी कंपनी है जो सिंगापुर में है, सिंगापुर में जो कंपनी है इसका नाम है अगोरा पार्टनर्स। ठीक है, देखो मैं ये केस इसलिए इतना ज्यादा समझा रहा हूं क्योंकि पिछली बार वोडाफोन वाला केस भी ऐसा ही था। ठीक है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस था, जिसने समझा उसको कंटिन्यूअसली 2 साल क्वेश्चन आया उसी चीज पे। ठीक है, कि एक्विजिशन के ऊपर ही क्वेश्चन आया था 2 साल, इसीलिए केस समझा रहा हूं। और वो भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, मेंस में क्वेश्चन अलग से आता है। ठीक है, और मेंस में क्वेश्चन आया था, इसीलिए ये समझना है कि हो क्या रहा है असल में। दो कंपनीज जिनमें शेयर्स माधवी बग के पास है, कुछ शेयर्स इन दो कंपनीज के, एक इंडिया में कंपनी है, एक सिंगापुर में कंपनी है।
माधवी बक और दावल बक, उन्होंने ये क्लैरिफाई किया था रिसेंटली दैट ये जो दो कंपनीज है, ठीक है, ये दो कंपनीज हमने उसी टाइम पे छोड़ दी थी और ये दो कंपनीज डॉर्मेंट हो गई थी जब माधवी बक को सेबी का अपॉइंट किया गया था चेयरपर्सन। तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने ये दो कंपनीज में से शेयर्स जो है हटा दिए, या ये दो कंपनीज ही बंद हो गई, ठीक है। और ये स्टेटमेंट ही ऐसा था दैट आफ्टर दावल बक रिटायर्ड फ्रॉम यूनिलीवर इन 2019, उस टाइम पे दावल बक, जो माधवी बक के हस्बैंड है, वो उस टाइम पे जब वो खुद रिटायर हुए थे, एक कंसल्टेंसी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और वो कंसल्टेंसी चला रहे थे इन्हीं दो कंपनीज के थ्रू, ठीक है। और ये दो कंपनीज के थ्रू जो ये कंसल्टेंसी चला रहे थे दावल बक, ये कंसल्टेंसी एक्चुअल में हेल्प कर रही थी इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट्स को टू वर्क एंड टू इन्वेस्ट इन प्रोमिनेंट कंपनीज। माधवी बक यहाँ पे एक पूरा टाइम का मेंबर, फुल टाइम मेंबर, होल टाइम मेंबर सेबी का 2017 से लेके 2021 तक चल रही थी, ठीक है। एंड शी वाज सब्सिक्वेंटली अपॉइंटेड एज इट्स चेयरपर्सन इन मार्च 2022। समझना ये है 2017 से लेके अभी तक शी इज कंटिन्यूअसली होल्डिंग अ की पोजीशन इन सेबी। और उसी टाइम पे उनके हस्बैंड, जो कि एक कंसल्टेंसी चला रहे हैं, ठीक है, और वो सजेस्ट कर रहे हैं उन लोगों को जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड दैट व्हाट विल बी द कन्वर्सेशन ऑन द डिनर टेबल्स, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज हाईलाइट की जा रही है दैट माधवी बक, जो कि ऑलरेडी सर्विंग मेंबर थी, देयर वर डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम इंडियाज कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री विच शो कि माधवी बक के 99% शेयर्स है अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड के अंदर। कितने हैं? 99% शेयर्स जो ये अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड है, इसमें 99% शेयर्स किसके हैं? माधवी बक के शेयर्स हैं। दिस प्राइवेट कंपनी वाज एक्टिव एज ऑन डेट, ये करंटली एक्टिव है, जो कि स्टेटमेंट इन्होंने पहले दिया हुआ है। ये दो कंपनीज हमने बंद कर दी, डॉर्मेंट हो गई, बट ये अभी एक्टिव है, करंटली दीज आर एक्टिव, एंड इट हैज जनरेटेड a revenue of 3.6 crores from 2017 to 2024। सेबी के चेयरपर्सन, who was a whole time board member since 2017 से लेके अभी तक, she has continuously being occupying another office of profit which is totally in violation of the code of conflict of the interest for the members of board। अब समझ में आया कि ऑलरेडी शी इज अ मेंबर होल्डिंग ए की पोजीशन, एंड एक और कंपनी चल रही है जिसमें उनके 99% शेयर्स है, और उस कंपनी ने करंटली इतना ज्यादा प्रॉफिट कमाया है, 3.5 करोड़ का रेवेन्यू है उस कंपनी का 2017 से लेके 2024 तक का, ठीक है। तो यहां तक तो बातें समझ में आ गई आपको। इसके बाद कुछ और चीजें समझते हैं। ये चीज अभी तक की कहानी, इट्स नॉट ओनली मेकिंग क्लियर दैट हर पोजीशन एज सेबी चेयरमैन इज अनटेनेबल, बट ऑल्सो इट इम्प्लीकेट्स दैट जो पूरे का पूरा बोर्ड है सेबी का, along with its appointing authority, because the appointing authority and the board has allowed or may have not allowed, we never know because investigation अभी पूरी नहीं हुई है, they have allowed this violation or subversion of their own code of conduct, ठीक है। therefore there should be an immediate disclosure of all the clients of Agora Advisory Private Limited and Agora Partners। और वहां पे भी एक प्रोब बिठाना चाहिए हमें, जो ये इन्वेस्टिगेट करे कि अगोरा एडवाइजरी और अगोरा पार्टनर्स काम कैसे कर रहा है और इससे किस किस को फायदा हो रहा है। इसके बाद हिंडनबर्ग रिपोर्ट एक और चीज हाईलाइट कर रही है यहाँ पे दैट इट हैज आल्सो रिपोर्टेड दावल बक्स करंट एम्प्लॉयर। जो दावल बक है, ये अभी जहां पे काम कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है ब्लैकस्टोन, ठीक है। उस कंपनी का नाम है ब्लैकस्टोन। दावल बक, जो कि ब्लैकस्टोन कंपनी का एक प्राइम एम्प्लॉई है, हैज डायरेक्टली बेनिफिटेड, ब्लैकस्टोन को डायरेक्टली फायदा पहुंचा है कहां से?
सेबी के चेयरपर्सन के अग्रेसिव प्रमोशन एंड रेगुलेटरी डिसीजंस विज़ रियल एस्टेट। जो सेबी ने डिसीजंस लिए हैं रियल एस्टेट को लेके, ठीक है, ये कौन से डिसीजंस हैं अभी बताएंगे। जो रियल एस्टेट और रेट्स को लेके रेगुलेशंस आई है और अग्रेसिव प्रमोशन हुआ है रियल एस्टेट का, वाई, बिकॉज सेबी चेयरपर्सन हैज प्रमोटेड इट, उससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है किसको, ब्लैकस्टोन कंपनी को। इन रेस्पॉन्स सेबी स्टेट्स दैट द क्लेम of promoting real estates among various other asset classes by SEBI was only for the benefit of one large multinational financial conglomerate is inappropriate। तो सेबी ने यहाँ पे ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का जो ये पॉइंट है कि हमारे रियल एस्टेट को प्रमोशन करने के पीछे ब्लैकस्टोन को हेल्प करना था, दिस इज टोटली इनअप्रोप्रिएट, हम इस चीज को वैलिडेट नहीं करते हैं। तो सेबी ने इस चीज को टोटल डिनाई कर दिया है। प्लस सेबी ने एक और चीज को भी डिनाई किया है, ठीक है, सेबी ने एक और चीज को भी डिनाई किया है, दैट देयर इज नीदर ए डिनायल ऑफ सेबी चेयरपर्सन प्रमोशन ऑफ रेट्स। सेबी के चेयरपर्सन बोल रही है दैट हाँ हमने रियल एस्टेट को प्रमोट किया, पहली चीज। ना ही ऐसा बोला जा रहा है कि धवल बक ब्लैकस्टोन की एम्प्लॉई नहीं है, धवल बक ब्लैकस्टोन की एम्प्लॉई है और प्रमोशन हुआ है रियल एस्टेट का भी। इसके साथ साथ हमें यह भी समझना है कि ब्लैकस्टोन ने थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का प्रॉफिट कमाया है थ्रू 3 आउट ऑफ द 4 रेट आईपीओज। उनने 3 आईपीओज में पार्टिसिपेट करके थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का जो है प्रॉफिट कमाया है, और ये आईपीओज अप्रूव किए हैं किसने, सेबी ने, ठीक है। अब इसके बाद हमें यह समझना है दैट सेबी एक्ट 1992 का कहता है दैट सेबी हैज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, ठीक, एंड इट हैज टू प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ रेगुलेटरी मार्केट, ठीक है, प्लस डेवलपमेंट ऑफ रेगुलेटरी सिक्योरिटीज मार्केट, प्लस इट हैज टू प्रमोट इंडिविजुअल एसेट क्लास लाइक रेट्स। ये दो फीचर्स है, ये दो ऑब्जेक्टिव्स है जो सेबी एक्ट के अंदर सेबी को करने हैं। हाउएवर प्रमोटिंग इंडिविजुअल क्लास एसेट्स और इंडिविजुअल एसेट क्लास लाइक REITs, ठीक है, इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेबी। जो सेबी ने यहां पे किया है कि ये प्रमोट करे एसेट क्लासेस लाइक REITs या इंडिविजुअल एसेट्स, रियल एस्टेट के एसेट्स को प्रमोट करे, रियल एस्टेट के स्टॉक्स को प्रमोट करे, ये सेबी का फंक्शन नहीं है। रादर अगर सेबी ऐसा फेवरेटिज्म करती है टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक एसेट क्लास बाय एनी सेबी चेयरपर्सन, पर्टिकुलरली उस टाइम पे जब उनका ही अपना हस्बैंड उस कंपनी में एक मेजर प्लेयर हो, और उस टाइम पे शायद ये चीज इस कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट कर रही है। सो देयरफॉर देयर इज अ पॉसिबल वायलेशन ऑफ सेबी टर्म्स एंड कंडीशंस रूल्स 1992। This is what the Hindenburg report has highlighted. The SEBI rules prohibit the chairperson or whole-time members to have any financial or other interests which are likely to prejudicially affect their functioning. ठीक है, यहां तक क्लियर है। Now what should be next in line? अब इसके बाद क्या हो सकता है? The conflict of interest जो यहां पे रेज किया जा रहा है विज़-अविज़ सेबी के चेयरपर्सन, बिकॉज बोर्न आउट ऑफ हर ओन स्टेटमेंट्स एंड एक्शंस, जो उनने आज तक किया है और जो उनने आज तक बोला है, SEBI's citation of Hindenburg's own conflict of interest in the matter as a short seller in order to undermine the later's revelation does not hold much water, ठीक है, because it says Hindenburg जो है वो खुद एक शॉर्ट सेलर है,
तो अब वो जो हमें हमारे ऊपर ये रिपोर्ट लेके आ रहे हैं, दैट टू इज समथिंग विच इज नॉट होल्डिंग टू मच ऑफ वाटर. फर्दर they must be addressed systematically to order in order to restore the regulators credibility. because अगर यहाँ पे मार्केट ट्रस्ट, अगर यहाँ पे मार्केट से ट्रस्ट खत्म हो जाए, रेगुलेटर के ऊपर, सेबी के ऊपर जो ट्रस्ट है लोगों का, जो इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट है, अगर वो खत्म हो जाए, अगर वो कम हो जाए, सेबी की अगर क्रेडिबिलिटी पे शक हो जाए, ये ऐसी बात है, अगर यूपीएससी की क्रेडिबिलिटी पे शक हो जाए तो लोग एग्जाम देना ही बंद करेंगे, प्रिपेयर करना ही बंद करेंगे. वैसे ही अगर सेबी के ऊपर शक हो जाए, क्रेडिबिलिटी पे शक हो जाए, तो लोग इन्वेस्ट करना बंद करेंगे, ट्रेड करना बंद करेंगे, स्टॉक एक्सचेंज को यूज करना बंद करेंगे, स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग करना बंद करेंगे. Therefore, there has been a surge in a retail investor participation in Indian securities market in the past few years. Latest economic survey 2024 हमें बताती है that around 20% जो इंडियन हाउस होल्ड्स है, 20% ऑफ द इंडियन हाउस होल्ड्स may now be channeling their household savings, जो उनने सेव करके रखा हुआ है पैसा, इनटू फाइनेंशियल मार्केट, वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मार्केट में आके पार्टिसिपेट करने वाले हैं. और अगर हम इस टाइम पे, इतनी ज्यादा क्रूशल टाइम पे ऐसा कुछ करेंगे दैट वी रिस्क दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ओवर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, देन हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है. This was all about SEBI and the recent most case. With this, I wish you all the best. If you have any sort of confusion or you need any sort of help for your preparation, we at Ignited Minds have a team of mentors which will help you and guide you through your preparation. There will be continuous support for you and your preparation. You will be hand-holded for prelims preparation, MCQ solving, daily answer writing and मेंस में आंसर राइटिंग कैसे करना है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, हर एक चीज से रिलेटेड आपकी हेल्प की जाएगी. विद दिस, थैंक यू. जय हिंद.